एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से इतामी एयरपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रही थी। इस फ्लाइट में 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद विमान को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। विमान तेजी से नियंत्रण से बाहर हो गया और पायलटों के पास बस थोड़ा सा ही नियंत्रण बचा था। यात्री घबराहट में थे और पायलट विमान को सुरक्षित उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और पहाड़ सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पर था। विमान की पूंछ का हिस्सा टूट चुका था और केबिन में हवा का दबाव तेजी से कम हो रहा था। यात्रियों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कॉकपिट में पायलट हर संभव प्रयास कर रहे थे कि वे विमान को नियंत्रण में ला सकें, लेकिन विमान लगातार नीचे की ओर जा रहा था। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मची हुई थी। क्या पायलट विमान को सुरक्षित लैंडिंग करवा पाएंगे या यह दिन एविएशन के इतिहास में एक और काला अध्याय बन जाएगा? चलिए इस अनकही और रोमांचक कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यह जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की कहानी है। 12 अगस्त 1985 की शाम को 509 यात्रियों और 15 क्रू सदस्यों ने जापान एयरलाइंस की एक बोइंग 747 विमान में टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर सवार होते हैं। वे ओसाका जा रहे थे, जो कि दक्षिण पश्चिम में टोक्यो से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। उस समय यह रूट जापान में सबसे व्यस्त था, जिसका उपयोग करके हजारों लोग हर दिन यात्रा करते थे। इस दिन फ्लाइट 123 पूरी तरह से भरी हुई थी। यह जापानी छुट्टी ओबोन का मौसम था और कई यात्री अपने होम टाउन लौट रहे थे। ओबोन जापान का एक पारंपरिक त्योहार है जो पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करने के लिए अगस्त में मनाया जाता है। इस दिन लोग नृत्य करते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करते हैं और अपने पूर्वजों की कब्रों की सफाई करते हैं। यह समय परिवार के पुनर्मिलन का होता है। वे यह नहीं जानते थे कि वे जिस विमान में सवार हो रहे हैं उस विमान में एक गंभीर कमजोरी छिपी हुई है जो वर्षों से बिना किसी की नजर में आए कैंसर की तरह बढ़ रही है। आज उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद यह कमजोरी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। यह उड़ान पायलट्स के लिए एक विशेष अवसर था। कैप्टन की सीट पर 39 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर युताका ससाकी बैठे थे। वे इस उड़ान में कैप्टन के रूप में काम कर रहे थे, जबकि असली कैप्टन उनकी निगरानी कर रहे थे। ससाकी के पास कुल मिलाकर लगभग 4000 घंटों का अनुभव था और वे पिछले 6 वर्षों से बोइंग 747 के फर्स्ट ऑफिसर थे। इस उड़ान में उन्हें यह साबित करना था कि वे फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन बनने के लिए काबिल हैं। उनके दाईं ओर और उनकी निगरानी में 49 वर्षीय अनुभवी कप्तान मासामी तकाहामा बैठे थे। तकाहामा 1966 से उड़ान भर रहे थे और उनके पास 12000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव था। तीसरे क्रू सदस्य फ्लाइट इंजीनियर 46 वर्षीय हिरोशी पुकादा थे। पुकादा के पास लगभग 10,000 उड़ान घंटे का अनुभव था और वे 747 पर लगभग 4000 घंटे काम कर चुके थे। पुकादा पूरे दिन उड़ान भर रहे थे और यह उनकी आज इस विमान पर तीसरी उड़ान थी। अन्य 2 पायलट इस उड़ान के लिए हानेदा एयरपोर्ट पर उनके साथ शामिल होते हैं। इस अनुभवी क्रू के साथ यात्रियों को सुरक्षित हाथों में माना जा सकता था, लेकिन इस दिन जिन आपात स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा उसके लिए उन्हें वास्तव में कभी ट्रेंड नहीं किया गया था। शाम के 6:05 पर फ्लाइट 123 रनवे की तरफ आगे बढ़ता है। यह गर्मियों की शाम थी और पूरे दिन जापान देश में तूफान आ रहे थे। इन तूफानों से बचने के लिए पायलट्स ने अपने सामान्य रूट के बजाय समुद्र के ऊपर से उड़ान भरने का फैसला किया। यह उड़ान बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि जैसे ही यह 24,000 फीट की क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंचेगी यह फिर से उतरना शुरू कर देगी। शाम के 6:12 पर फर्स्ट ऑफिसर ससाकी ने विमान को रनवे के साथ लाइन में लगाया और टेक ऑफ पावर लगाया। कुछ ही पलों में विशाल जेट और उसमें सवार 524 यात्री और क्रू सदस्य हवा में थे। फ्लाइट 123 टोक्यो बे के ऊपर से चढ़ाई करते हुए ओसाका की ओर धीरे धीरे मुड़ रही थी। पहले कुछ मिनटों में सब कुछ योजना के अनुसार चला। इंजन द्वारा लाया गया हवा केबिन में फीड किया जा रहा था ताकि केबिन के अंदर का एयर प्रेशर बाहर के एयर प्रेशर से अधिक हो सके। जैसे जैसे विमान चढ़ाई कर रहा था वैसे वैसे बाहर की हवा पतली हो रही थी और केबिन के अंदर की हवा और बाहर की हवा के बीच दबाव का अंतर बढ़ता गया। कॉकपिट में फ्लाइट इंजीनियर केबिन के दबाव की निगरानी कर रहे थे ताकि यात्रियों के लिए हवा सांस लेने लायक केबिन में बनी रहे, लेकिन उन्हें और विमान में मौजूद किसी को भी यह नहीं पता था
कि विमान के पिछले हिस्से में मौजूद बल्क हेड, जो केबिन की प्रेशराइज्ड हवा को केबिन से बाहर निकलने से रोके रखता है, वो काफी कमजोर हो चुका था। वर्षों पहले ओसाका में उतरते समय विमान की पिछले हिस्से पर जोरदार झटका लगा था, जिससे इस बल्क हेड में क्षति हो गई थी। क्षति इतनी बुरी थी कि विमान को कुछ दिनों के लिए फ्लाइट भरने से रोक दिया गया और व्यापक मरम्मत की गई। लेकिन बल्क हेड की मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई थी, जिसके कारण इस घटना के बाद हर उड़ान के दौरान जब भी विमान चढ़ाई करता था, तब केबिन के अंदर की हवा बल्क हेड को लगातार दबाती थी, जिससे छोटी छोटी दरारें और बढ़ती जा रही थीं। और अब लगभग 12,400 उड़ानों और घटना के 11 साल बाद जब विमान प्रशांत महासागर के ऊपर ऊंचाई पर क्रूज कर रहा था, तब यह बल्क हेड विध्वंसकारी तरीके से टूट जाता है। जो कुछ भी अब आप देखने वाले हैं वह इस उड़ान की यात्रा का एक पूरी तरह से सटीक पुनर्निर्माण है। विमान की स्थिति और गति, साथ ही आप जो ऑडियो सुनने वाले हैं, उसे इस उड़ान के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से सीधे लिया गया है। जैसे ही केबिन में मौजूद प्रेशराइज्ड एयर ने खुद को बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाया, वैसे ही हवाई जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद कमजोर हुआ बल्क हेड एक धमाके के साथ विमान से अलग टूटकर निकल जाता है। केबिन के अंदर अचानक से हंगामा मच जाता है। बल्क हेड टूटने से विमान के अंदर का दबाव अचानक कम हो जाता है, जिससे पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस दुर्घटना में विमान की टेल का हिस्सा भी टूट जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण कंट्रोल सिस्टम होते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम काम न करने के कारण पायलट्स के पास विमान के रडर, एलिवेटर्स और एयरलॉन को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं बचा। बल्क हेड के टूटने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम की विफलता के कारण पायलट्स के पास कोई वैकल्पिक तरीका नहीं था जिससे वे विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराए। यात्री केबिन में जो भी चीज बंधी नहीं थी वह बाहर की ओर जाने लगी। ऑक्सीजन मास्क तुरंत गिर गए और यात्रियों ने जल्दी से उन्हें अपने चेहरों पर लगा लिया। कॉकपिट में डीकंप्रेशन का अलार्म बजने लगता है। कैप्टन ने तय किया कि उन्हें तुरंत टोक्यो लौटना चाहिए और वहां लैंड करना चाहिए। उन्होंने ट्रांसपॉन्डर में स्क्वॉक कोड 7700 सेट किया, जो कि यूनिवर्सल डिस्ट्रेस सिग्नल है। फिर उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर को विमान को दाईं ओर मोड़कर टोक्यो की ओर वापस ले जाने का निर्देश दिया। लेकिन जैसे ही विमान दाईं ओर मुड़ा, विमान झुकने लगता है। Roger, you want right or left arm? Right heading 090, level to Hiroshima. फर्स्ट ऑफिसर ने कई बार विमान को सीधे पंखों के स्तर पर लाने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार नाकामयाब साबित होते हैं, क्योंकि विमान की हाइड्रोलिक सिस्टम जो फ्लाइट कंट्रोल को शक्ति देती है, उसने दबाव खो दिया था, जिसका मतलब यह है कि पायलट केवल विमान को इंजन के जरिए ही कंट्रोल कर सकते थे। फ्लाइट इंजीनियर ने देखा कि सभी हाइड्रोलिक सिस्टम्स कुछ ही सेकंडों में पूरी तरह बेकार हो गईं। कैप्टन ने फ्लाइट इंजीनियर से पूछा कि क्या वास्तव में हाइड्रोलिक प्रेशर शून्य हो गया है। सबसे बुरा सपना सच हो गया था। सभी संकेतक शून्य पर थे। हाइड्रोलिक पावर चले जाने का मतलब था कि पायलट्स के नियंत्रण अब बेकार हो गए थे। चाहे वे कितना भी कोशिश करें, विमान को ऊपर नीचे या बाएं दाएं घुमाया नहीं जा सकता था। और जहां तक टेल में मौजूद रडर की बात है, वह भी पूरी तरह से विमान से अलग हो चुका था। पायलट्स अब अपने ही विमान में यात्री बन गए थे, क्योंकि वे अब चाहते हुए भी इस विमान को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्रू को रडार वेक्टर देने की पेशकश की, ताकि वे एयरपोर्ट की तरफ लौट सके। 124, fly heading 090, level vector to Hiroshima. One control, Roger, understood. एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए यह पहला संकेत था कि यह एक गंभीर आपात स्थिति है। यह सिर्फ एक खराब इंजन या बीमार यात्री के साथ लौटने वाला विमान नहीं था, बल्कि यह विमान पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका था। आमतौर पर विमान का टेल फिन या वर्टिकल स्टेबलाइजर हवा में विमान को स्थिर करता है, लेकिन वर्टिकल स्टेबलाइजर के विमान से अलग हो जाने के बाद फ्लाइट 123 एक पत्ते की तरह हवा में झूलने लगती है, जिसे डच रोल कहा जाता है। इस हलचल ने यात्रियों को उल्टी का एहसास कराया। यात्री
दहशत और दबाव की कमी के कारण बीमार महसूस करने लगते हैं। रडर के न होने का कारण विमान को सही दिशा में नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रडर विमान को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन यह बाईं दाईं हलचल पायलट्स की एकमात्र समस्या नहीं थी। बिना हाइड्रोलिक शक्ति के वे विमान की पिच को भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप विमान ने एक डरावनी रोलर कोस्टर जैसी गति शुरू कर दी। यात्रियों के लिए यह किसी बुरे सपने जैसा था। यह स्पष्ट था कि विमान पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कई लोगों ने अपने प्रियजनों के लिए नोट्स लिखना शुरू कर दिया। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया। यह तस्वीर एक यात्री ने ली थी। इसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक अतिरिक्त मास्क से ऑक्सीजन लेते देखा जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से कॉकपिट में पायलट्स ने अभी तक अपने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाए थे। वे विमान को नियंत्रित करने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। अब हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। 24,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन की तुलना में आसमान में केवल 1/3 ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण पायलट्स की सोचने की क्षमता कम होने लगी थी। टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को कॉल किया, लेकिन पायलट्स का ध्यान आपात स्थिति और हाइपोक्सिया के कारण इतना भटक गया था कि उन्होंने कंट्रोलर की कॉल का जवाब नहीं दिया। जापान के ऊपर फ्लाइट 123 के पायलट और उनके 500 से अधिक यात्री अब अपने ही दम पर थे। हालांकि विमान के एक हिस्से पर पायलट्स का अभी भी नियंत्रण था, यानी कि इंजन पर। लेकिन क्या वे सिर्फ इंजन का उपयोग करके विमान की गति को नियंत्रित कर सकते थे? थ्योरी के हिसाब से पायलट इंजन की शक्ति को सही समय पर नियंत्रित करके विमान की ऊपर और नीचे की गति को कम कर सकते हैं। वे विमान के चढ़ाई करने पर इंजन की शक्ति कम करके और फिर उतरते समय इसे बढ़ाकर चढ़ाई को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य अत्यधिक कठिन था। मौत उनके सामने थी और वे अब हाइपोक्सिया के कारण सुन्न हो चुके थे। विमान को सिर्फ इंजनों के सहारे कंट्रोल करना काफी मुश्किल था। उनकी 747 पर ट्रेनिंग व्यापक थी और उनके पास दशकों का उड़ान अनुभव था, लेकिन यह स्थिति उनके अनुभव से कहीं अधिक थी। पायलट्स इंजन की मदद से विमान को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे। टोक्यो एयर ट्रैफिक कंट्रोल उनसे कांटेक्ट करती है और उन्हें कुछ विकल्प देती है। कैप्टन ने फैसला किया कि वह नागोया के बजाय हनेदा एयरपोर्ट लौटना चाहेंगे, जो कि पास में था। हनेदा एयरपोर्ट बड़ा था और वहां अधिक आपातकालीन सेवाएं थीं। उन्हें अपने 509 यात्रियों के लिए हर संभव मदद की आवश्यकता थी। कंट्रोलर ने कैप्टन की आवाज में तनाव सुना और उनकी कार्यभार को हल्का करने के लिए उन्हें जापानी में बात करने की अनुमति दी। इस बीच फ्लाइट इंजीनियर ने इंटरफोन के माध्यम से विमान के पिछले हिस्से के बारे में फ्लाइट अटेंडेंट्स से बात की। वे यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ था। इस समय तक पायलट्स को विमान को हुए नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्लाइट अटेंडेंट ने फ्लाइट इंजीनियर को बताया कि विमान के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने यह जानकारी पायलट्स को दी और बताया कि यात्री अपने ऑक्सीजन मास्क पहन रहे हैं, लेकिन दोनों पायलट्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय तक वे हाइपोक्सिक थे और विमान के नियंत्रण के साथ संघर्ष कर रहे थे। उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी। मानव मस्तिष्क शरीर के वजन का केवल 2% होता है, लेकिन यह 20% ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मस्तिष्क का सबसे संवेदनशील क्षेत्र ऑक्सीजन की कमी के लिए कॉर्टेक्स है, जो मस्तिष्क की सतह पर पतली कोशिकाओं की परत है। यह मस्तिष्क का हिस्सा समस्या समाधान और जटिल कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होता है, जो कि पायलटों को इस आपातकाल में करने की आवश्यकता थी। फ्लाइट इंजीनियर ने कैप्टन से इमरजेंसी डिसेंट को शुरू करने के लिए कहा। इस बार पायलट्स ने जवाब दिया और सहमति जताई कि उन्हें अपने ऑक्सीजन मास्क पहनने और तुरंत उतरना शुरू करने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोचने में असमर्थ क्रू ने विमान के नियंत्रण के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। थ्रस्ट लीवर की गतिविधियों का सावधानी पूर्वक समय निर्धारण करके पायलट्स ने विमान की गंभीर फुगोइड गति को कम करने में कामयाबी हासिल की। यह उनकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण सुधार था और क्रू के लिए आशा का स्रोत था। उन्होंने अब साबित कर दिया था कि वे केवल इंजनों का उपयोग करके विमान की ऊंचाई को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन उन्हें यह
भी पता था कि किसी हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए सिर्फ ऊंचाई बनाए रखना ही काफी नहीं होगा। जापान एयरलाइंस ने पायलट्स से उनके स्थिति के बारे में पूछा, क्योंकि जापान एयरलाइंस कंपनी को एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सूचना मिली थी कि विमान संकट में है। विमान किसी इमरजेंसी डिसेंट में नहीं था। वास्तव में विमान अभी भी 20,000 फीट और 25,000 फीट के बीच ऊपर नीचे हो रहा था। विमान के दाएं तरफ बैठे यात्री नीचे से माउंट फुजी को गुजरते हुए देख सकते थे। अगर क्रू को हवाई अड्डे तक पहुंचना था तो उन्हें अब उतरना होगा। फर्स्ट ऑफिसर ने पूरे बल से कंट्रोल कॉलम को आगे की ओर धकेला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि पायलट्स के कितनी भी कोशिश करने पर भी विमान को उतरने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। उन्हें कुछ अलग प्रयास करना होगा। तभी फ्लाइट इंजीनियर को एक विचार आया। यह एक अच्छा विचार था। लैंडिंग गियर को नीचे करके विमान को धीमा किया जा सकता था, जिससे इसे उतरने में मदद मिलेगी। यह तरीका थोड़ा अलग था, लेकिन इस उड़ान में सब कुछ वैसे भी असामान्य था। लेकिन कैप्टन को लगा कि हाइड्रोलिक पावर के बिना लैंडिंग गियर को नीचे करना संभव नहीं होगा। विमान के सभी नियंत्रण सिवाय इंजन थ्रस्ट लीवर के केवल कॉकपिट में सजावट बनकर रह गए थे। लेकिन एक तरीका था जिससे चालक दल गियर को नीचे कर सकते थे। 747 जैसे विमानों पर हाइड्रोलिक पावर के बिना भी गियर को उनके वजन के तहत गिराकर नीचे किया जा सकता है। फ्लाइट इंजीनियर ने इस तरीके का सुझाव कप्तान को दिया। कप्तान को यकीन नहीं था कि अभी गियर को नीचे करना चाहिए या नहीं। वे और फर्स्ट ऑफिसर विमान को स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे और किस्मत से वे कुछ सफलता भी पा चुके थे। पायलट्स ने वैकल्पिक गियर एक्सटेंशन विधि आजमाई। धीरे धीरे 747 का विशाल लैंडिंग गियर नीचे गिरने लगा। अब वे इंजन का उपयोग करके विमान को हानेदा एयरपोर्ट की ओर वापस ले जाने की कोशिश करने वाले थे। फर्स्ट ऑफिसर ने विमान के बाएं इंजन को फुल पावर पर धकेला और दाएं इंजन का पावर कम किया। विमान एक तरफ से दूसरी तरफ झूलता रहा, लेकिन धीरे धीरे विमान टोक्यो की ओर मुड़ने लगा। जैसे ही विशाल विमान ने अपना मोड़ लिया, टोक्यो कंट्रोल ने फिर से चालक दल से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन चालक दल ने कोई जवाब नहीं दिया। कैप्टन ने अपने साथियों को कंट्रोलर की बातों को अनसुना करने और विमान उड़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। इंजन की शक्ति को कम करके और गियर को पूरी तरह से बढ़ाकर विमान आखिरकार उतरने लगा। टोक्यो छोड़ने के बाद पहली बार विमान अब 20,000 फीट नीचे पहुंचा था। कुछ और 1000 फीट नीचे हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन होगी ताकि पायलट सांस ले सकें। इस बिंदु पर वे शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए थे और हाइपॉक्सिक स्थिति में थे। वे यह नहीं सोच पाए कि किस इंजन के थ्रस्ट लीवर को उच्च शक्ति पर रखा जाए ताकि टोक्यो की ओर मुड़ते समय घुमाव को रोका जा सके। इसके बजाय उन्होंने सभी इंजनों की शक्ति को कम कर दिया। उन्होंने जिस घुमाव को टोक्यो की ओर जाने के इरादे से शुरू किया था, वह अब पूरी तरह से जारी रहा। केबिन में यात्रियों की ऑक्सीजन सप्लाई समाप्त होने लगी थी। अगर पायलट विमान को जल्दी से 10,000 फीट पर नहीं ला सके तो वे भी हाइपॉक्सिक हो जाएंगे। जमीन पर दर्शक देख रहे थे कि 747 उनके ऊपर आकाश में उड़ रहा था। कुछ लोगों ने विमान की तस्वीरें ली। इन धुंधली तस्वीरों के बावजूद गायब टेल को साफ साफ देखा जा सकता है। यह स्पष्ट था कि यह विमान गंभीर संकट में था, लेकिन इसके बारे में कुछ करने वाले केवल कॉकपिट में 3 लोग थे और वे भी मुश्किल से टिके हुए थे। जैसे जैसे विमान नीचे उतरता गया, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे पायलट्स की मानसिक क्षमता वापस आ गई। हाइड्रोलिक पावर की पूरी हानि एक यात्री विमान में बेहद दुर्लभ घटना है, लेकिन जब भी ऐसा हुआ है, परिणाम अच्छा नहीं रहा है। फ्लाइट 123 के पायलट इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन अब वे अपने विमान के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले से बेहतर स्थिति में थे। कॉकपिट में हाइपोक्सिया के प्रभाव कम होने के बाद वे अपनी समस्या के समाधान के लिए एक टीम के रूप में काम कर पाएंगे। यात्रियों के केबिन में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों को घोषणा की कि वे जल्द ही अपनी ऑक्सीजन मास्क उतार सकते हैं।
लेकिन इस सुरक्षित ऊंचाई पर आने के बावजूद एक नया खतरा सामने आया। विमान के ठीक सामने एक विशाल पर्वत श्रृंखला थी। सभी इंजन पूरी शक्ति पर चल रहे थे और विमान लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को पावर को थोड़ा कम करने के लिए कहा ताकि वे बिना गति खोए चढ़ाई जारी रख सकें और पहाड़ों के ऊपर से जा सके। लेकिन इंजन की शक्ति के माध्यम से विमान की पिच को नियंत्रित करना एक बेहद कठिन काम था, लेकिन पायलट्स के पास यही एकमात्र विकल्प था। अगर विमान को जल्द से जल्द ऊपर जाने से नहीं रोका गया तो विमान स्टाल कंडीशन में चला जाएगा और काफी तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगेगा। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल कॉलम को पूरी तरह से आगे धकेला, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इंजनों को लगभग आइडल पर खींच लिया और आखिरकार विमान ने नीचे की ओर झुकना शुरू कर दिया। अब केवल 9000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ यह विशाल विमान लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। वे अब पहाड़ों के बहुत करीब थे। इंजनों को पूरी शक्ति देने के कारण एक बार फिर से विमान 40 डिग्री नोज अप के साथ ऊपर की तरफ जाने लगता है। विमान एक बार फिर से एक भयावह गोता में प्रवेश कर गया। पायलट जानते थे कि सिर्फ इंजन का पावर कम या ज्यादा करने से काम नहीं चलने वाला है। अपने जेट और उसमें सवार 521 यात्रियों और चालक दल को बचाने का कोई मौका पाने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा। एक गवाह ने बाद में जमीन से विमान की चालों का वर्णन एक लड़खड़ाते शराबी की तरह किया। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप्स को नीचे करने का सुझाव दिया ताकि विमान का स्पीड कम किया जा सके, लेकिन बिना हाइड्रोलिक पावर के फ्लैप्स को नीचे करने का एकमात्र तरीका विमान की बैकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के माध्यम से था। पायलटों ने सिस्टम को सक्रिय किया और फ्लैप्स को नीचे करना शुरू किया। धीमी गति से फ्लैप्स धीरे धीरे विस्तारित होने लगे। फर्स्ट ऑफिसर ने विशाल विमान को नियंत्रण में लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा और इस बार यह प्रयास काम करता हुआ लग रहा था। थ्रॉटल्स के मूवमेंट्स को सावधानी पूर्वक समय पर समायोजित करके उन्होंने विमान की रोलर कोस्टर गति को रोक दिया। चालक दल अब पूरी तरह से होश में थे और उनका दिमाग अब हाइपोक्सिया द्वारा सुस्त नहीं था। उन्हें अब जल्द से जल्द हवाई अड्डे पर लौटना होगा। वे विमान की हिंसक चालों से इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने पूरी तरह से यह ट्रैक खो दिया था कि वे कहां थे और वे अब टोक्यो से कितनी दूर थे। फ्लाइट इंजीनियर ने नियंत्रक से पूछा कि उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहां है। वे हानेदा से 55 माइल्स या 88 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में थे। एक 747 के लिए यह बहुत दूर नहीं था। वे कुछ ही मिनटों में उस दूरी को कवर कर सकते थे। अगर वे किसी तरह अपने विमान को घुमा देते तो शायद वे एयरपोर्ट की तरफ लौट जाते। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप्स द्वारा बनाई गई ड्रैग को कम करने के लिए थ्रॉटल्स को आगे बढ़ाया, लेकिन फ्लैप्स, जिन्होंने शुरू में पायलटों को विमान को स्थिर करने में मदद की थी, अब धीरे धीरे उनके खिलाफ काम करने लगी। विमान के फ्लैप्स अब धीरे धीरे एक्सटेंड कर रहे थे। फ्लैप्स का एक्सटेंड होना एक पॉइंट के बाद रुक जाना चाहिए था, लेकिन फ्लैप्स लगातार एक्सटेंड हो रहे थे। लेफ्ट विंग्स का फ्लैप राइट विंग्स के फ्लैप्स के मुकाबले ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है, जिसके वजह से लेफ्ट साइड में ज्यादा लिफ्ट पैदा होने लगता है, जिसके वजह से विमान का लेफ्ट विंग हवा में उड़ जाता है और तेजी से पहाड़ों की ओर फिसलने लगता है। धीरे धीरे विमान का कंट्रोल पायलट्स के हाथों से निकलने लगता है। विमान 18,000 फीट प्रति मिनट की दर से नीचे गिरने लगता है, जो सामान्य दर से 10 गुना ज्यादा है। पायलट्स ने पूरी ताकत से कंट्रोल्स को पीछे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राइट विंग्स और बाहरी इंजन पहाड़ी से टकराकर विमान से अलग हो गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स असहाय होकर देख रहे थे जब विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। उन्होंने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की।
लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 1 मिनट बाद जापानी सेना के विमान ने नागानो पहाड़ों में एक बड़े अग्निगोले को देखा। अमेरिकी वायुसेना का एक विमान पास में उड़ रहा था और उसने जीवित लोगों की खोज में मदद की पेशकश की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि कोई बचा नहीं होगा, लेकिन जापानी अधिकारियों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और अपने बचाव दल को दुर्घटना स्थल पर भेजना पसंद किया। हालांकि जापानी अधिकारियों ने यह मानते हुए कि कोई जीवित नहीं बचा होगा, इसलिए उन्होंने अपने बचाव दल को सुबह होने तक दुर्घटना स्थल पर नहीं भेजा। जब तक वे पहुंचे तब तक 12 घंटे बीत चुके थे और मौके पर पहुंचे डॉक्टरों ने कहा कि जिन यात्रियों की जान बचाई जा सकती थी वे रेस्क्यू मिशन में देरी होने के कारण बच नहीं सके। 524 यात्रियों और क्रू में से सिर्फ 4 लोग ही बच सके। ये चारों लोग विमान के पिछले हिस्से में बैठे थे। ये संख्या अधिक हो सकती थी यदि जापानी अधिकारियों की प्रतिक्रिया इतनी देर से न होती। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप बोइंग ने 747 के पिछले हिस्से को फिर से डिजाइन किया ताकि प्लेन में तेजी से दबाव बढ़ने के कारण होने वाली स्ट्रक्चरल फेलियर को रोका जा सके। उन्होंने विमान की हाइड्रोलिक सिस्टम्स को फिर से डिजाइन किया ताकि विमान की टेल में कोई दिक्कत होने पर पूरा कंट्रोल ना चला जाए। जापान एयरलाइंस ने भी अपनी रखरखाव प्रक्रियाओं में बदलाव किया, महत्वपूर्ण मरम्मत कार्यों की सख्त निगरानी करने का आदेश दिया। दुर्घटना के कारण एयरलाइन की सार्वजनिक छवि को बड़ा झटका लगा और दुर्घटना के बाद देश भर में बुकिंग्स में 1/3 से अधिक की गिरावट आई। फ्लाइट 123 आज भी दुनिया की सबसे घातक विमान दुर्घटना मानी जाती है। अगर इससे कोई अच्छा परिणाम निकला है तो वह यह है कि अब दुर्घटना के बाद बचाव प्रयासों को जितना जल्दी हो सके किया जाता है, चाहे किसी के जीवित रहने की संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ एक और वीडियो है। एक बार फिर से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।